जय हिंद। आइए आज हम हृदय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले जानेंगे कि हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और हमने पहले ही बताया है कि यदि मानव शरीर के किसी भी अंग को हम पढ़ते हैं तो ये ज़रूर जान लेते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं कि मानव हृदय का वेट अर्थात वजन लगभग कितना होता है। एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है। मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मानव हृदय के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय पेशियों से मिलकर बना है। मानव हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो हृदय पेशियों से मिलकर बना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, दूसरी अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं और तीसरी हृदय मांसपेशियां होती हैं। तो इस प्रकार हमारा जो हृदय बना हुआ है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना है। इसीलिए हृदय स्वयं ही धड़कता रहता है। ये काम उन्हीं मांसपेशियों का होता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। तो 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72 बार होती है। फिर एक बार में कितने ml रक्त को पंप करता है। हृदय का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। तो 1 मिनट में वो कितने ml रक्त को पंप करता है? तो एक बार में वो 70 ml, मतलब एक धड़कन में हृदय 70 ml रक्त को पंप करता है। और 1 मिनट में और लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml रक्त को जब पंप करता है तो लगभग 1 मिनट में वो 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है हृदय। इसके बाद आती है बात कि हृदय की जांच जो है उसको क्या कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हृदय की जो जांच है उसको क्या कहते हैं। तो उसको ECG कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हृदय की जांच होती है। इसी के द्वारा डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि हृदय में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो उसके लिए पेसमेकर एक मशीन होती है जो ऑपरेट करके अंदर फिक्स कर दी जाती है और वही हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है। जिन लोगों का हृदय नियंत्रित रूप से नहीं धड़क रहा होता है तो डॉक्टर उन्हें उनके हृदय के पास यही पेसमेकर ऑपरेट करके लगा देते हैं, जिससे उनका हृदय लगातार एक सामान्य रूप से धड़कता रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आइए अब हम लोग मानव हृदय के बारे में थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि मानव हृदय की संरचना लगभग क्या होती है। मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है।
ये मानव हृदय की संरचना है। देखते हैं, इधर वाले भाग को हम दायां भाग कहते हैं, ये हो गया दायां भाग, और इधर वाले भाग को हम कहते हैं बायां भाग। अब देखेंगे कि मानव हृदय जो है वो कुल 4 भागों में बटा होता है। अब देख रहे हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। आइए अब इन कोष्ठों के हम नाम जान लेते हैं, कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं इनके। चूंकि इधर वाला, यहाँ से ये जो बीच में दीवार है, इधर वाला जो भाग है ये दायां भाग है हृदय का और ये बायां भाग है, इसलिए ये जो भाग है ऊपर वाले भाग को निलय कहते हैं, अलिंद, सॉरी, इसको अलिंद कहते हैं, और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। ठीक ऐसे इस भाग को अलिंद कहते हैं और इस भाग को निलय। तो अब देखते हैं कुल कितने भाग हो गए। क्योंकि ये दाईं तरफ है तो इसलिए दाया अलिंद, दाया निलय। फिर चूंकि ये बाईं तरफ है, बाया अलिंद, बाया निलय। तो हृदय के कुल 4 कोष्ठ होते हैं। चारों का हमने आपको नाम बता दिया। और इंग्लिश में अलिंद को ऑरिकल और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। इस प्रकार आप लोग, जैसे ये दाया अलिंद है तो हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये दाया निलय तो राइट वेंट्रिकल, ये बाया अलिंद तो लेफ्ट ऑरिकल, ये बाया निलय तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो है इसको कहते हैं महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा की अंग्रेजी होती है वेना कावा। और ये जो दोनों संरचना दिखाई दे रही है ये है महाशिरा, महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी को कहते हैं, एक मिनट आप लोग देखेंगे कि ये उच्च महाधमनी है और ये निम्न महाधमनी। ये उच्च महाधमनी और ये निम्न महाधमनी। ये महाधमनियाँ, जो महाधमनी है वही 2 भागों में बढ़ जाती है, तब इसे उच्च कहते हैं और इसे निम्न महाधमनी कहते हैं। इसकी महाधमनी की अंग्रेजी होती है ऑरोटा। इसके बाद अब हम देखते हैं हार्ट का फंक्शन क्या होता है, जो हृदय है उसकी क्रियाविधि कैसे होती है, किस प्रकार से ये हमारे रक्त को पंप करता है, किस प्रकार से ये निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे संपूर्ण शरीर से जो कोशिकाओं में क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह रक्त अशुद्ध हो जाता है और वह अशुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों से शिराओं द्वारा महाशिरा में पहुंचता है और महाशिरा के द्वारा वो रक्त सबसे पहले पहुंच जाता है दाएं अलिंद में। कहाँ पहुंचता है सबसे पहले? दाएं अलिंद में। और जब ये दायां अलिंद रक्त से भर जाता है तो हृदय में संकुचन होता है और रक्त फिर उसके बाद यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। इन वाल्व द्वारा, ये जो वाल्व है इन्हीं वाल्व के द्वारा ये ऐसी दिशा में लगे होते हैं कि रक्त ऊपर को नहीं जा सकता है, ऊपर से नीचे को आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। इस वाल्व का नाम भी देख लेते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व।
तो ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा रक्त, अब वो अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है? दाएं नीले में आ जाता है। जब ये दायां नीले रक्त से भर जाता है तब फिर से रक्त बाहर की ओर, ये कौन सी नली है? इसको हम कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़े को जाता है। फुफ्फुस धमनी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त फेफड़े को जाता है और फेफड़ों में रक्त की शुद्धि होती है, अर्थात रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसको अवशोषित, वायु द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको रक्त में पुनः रक्त उसे अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध रक्त फेफड़ों से इस नलिका में पहुंचता है जिसका नाम है, दिख रहा है, फुफ्फुस। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ पहुंचता है? बाएं अलिंद में पहुंचता है। रक्त कहाँ पहुंच गया? अच्छा, जब बाएं अलिंद में रक्त आता है तो यह रक्त पूरी तरह से शुद्ध होता है क्योंकि फेफड़े द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है। अब इसके द्वारा यहाँ पर दो वाल्व लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व। ये भी प्रश्न आए हैं, डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व किसे कहते हैं? वाल्व। डाइकस्पिड वाल्व द्वारा रक्त नीचे आ जाता है और कहाँ पहुंचता है? नीले में। किस नीले में? बाएं नीले में पहुंचता है। और जब बाएं नीले में शुद्ध रक्त भर जाता है तब संकुचन के परिणाम स्वरूप ये रक्त उच्च महाधमनी द्वारा और निम्न महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों को भेज दिया जाता है और ये रक्त सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता हुआ और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ पुनः हृदय के किस भाग में आ जाता है? हृदय के दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं अलिंद से फिर दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। फेफड़े से शुद्ध होकर रक्त बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद के बाद रक्त बाएं नीले में आता है और इसके बाद सभी कोशिकाओं को, शरीर के सभी अंगों को पुनः भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं, जैसा कि धमनी और सिरा में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। समझ में आया? तो आप लोगों ने देखा कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ये बिंदु जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे कुछ और जानवरों में जो हृदय है उनमें कोष्ठों की संख्या क्या होती है ये जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए देखते हैं कि मछलियों का जो हृदय है उसमें केवल 2 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को नीले कहते हैं, अर्थात एक अलिंद और एक नीले होता है मछलियों में। और फिर बात आती है उभयचर और सरीसृप। मतलब जो उभयचर का मतलब जैसे मेढक हो रहते हैं, जो जल में रहते हैं और थल दोनों में रह सकते हैं, उनमें। और सरीसृप रेंग कर चलने वाले, इन प्राणियों में जो है इस वर्ग में अलिंद, 2 अलिंद पाए जाते हैं और एक नीले। और फिर उसके बाद स्तनधारी और पक्षी वर्ग में देखते हैं। स्तनधारी का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। स्तनधारी का मतलब होता है वह जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं।
और पक्षी वर्ग में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो देखते हैं मछलियों में कोष्ठों की संख्या 2, उभयचर में कोष्ठों की संख्या 3 और स्तनधारी के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।